सभी को नमस्कार। देखिए, चुनाव तो खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं गला फाड़ के चीखूंगा नहीं, किसी का कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला चुनाव में। देखिए, टफ एंड ग्लास देखते हैं, जानते हैं ना आप लोग, उस पर जितना तेज हथौड़ा मारिए टूटेगा नहीं, लेकिन एक छोटी सी कील अगर उसको लग जाए तो वो दरख के टूटता है, करोड़ों हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। ममता दीदी के साथ यही हुआ। पिछले इतने दशकों से जो उनका एक छत्र राज चल रहा था पूरे प्रदेश में, पिछले 2-3 सालों में उन्होंने छोटी छोटी कीलें जो जनता को दी हैं कष्ट की, वो जनता इस बार लेके हथौड़ा चलाई छोटी छोटी कीलों को रख के। और वो जो दरख्ता वो आपको दिख रहा है वहां पे, शीशे और कांच, वो उसका कारण मूलभूत यही है। और इसमें चीखने चिल्लाने से मैं आपको डेटा दे दूं, आप करोगे क्या उसका? 4 तारीख को, सोमवार को सबको पता चल जाएगा। लेकिन आप इसके पीछे में जनता का जो दर्द था, एक ऑप्शन है ही नहीं, किसको वोट करें, कोई और पार्टी खड़ी ही नहीं हो रही, ये ऑप्शन इस बार मिला है। कई प्रदेशों में नए अनोखे अनोखे एक्सपेरिमेंट हुए, दिल्ली में भी हुए। जनता जो है वहां का, भद्र लोग, बंगाली भद्र लोग, उन्होंने सोचा कि क्या हम एक मौका दे सकते हैं। और जैसा मैं बोलता हूं कि टफ एंड ग्लास धीरे धीरे टूटता है, वो पता नहीं चलता है कब टूटने वाला है। यहां पर अगर आप वार्ड का चुनाव देखें, 2024 में चुनाव हुआ, भवानीपुर जैसे वार्ड में भी 9 वार्डों में से 5 वार्ड दीदी हार गई। अपनी जब इनका स्टेट में इनकी सरकार थी तब भी अपना वार्ड को नहीं संभाल पा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये माहौल एक बन रहा था। जनता इंतजार करती है, वो आखिरी तक देखती है। जहां आता है लास्ट में मोमेंट, तो जैसे माहौल उठता है, आखिरी 2-10 दिनों में ऐसा माहौल उठा कि जनता ने उनको लगभग उखाड़ के फेंका। और कई सारे ऐसे अर्ली साइंस जो दिख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए आप, जितने टीएमसी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं थके हुए लग रहे हैं। वो लग रहा है कि उनके पास अब कोई आइडिया नहीं बचा जिससे वो जाके भाजपा को जाके उसका मोर्चा विरोध में खड़ा कर सकें। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा, बाकी तो 4 तारीख जनता तय करेगी। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। वाह। अब इधर से क्लोजिंग बैट्समैन आशुतोष जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। आज मुझे रजत उतने कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं पड़े, क्यों मुझे पता नहीं। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर ये बात सच है कि धीरे धीरे चीजें होती हैं। पश्चिम बंगाल की तासीर बिल्कुल अलग है। वहां अचानक कोई सत्ता का परिवर्तन नहीं होता है। वहां 34 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ था जब लेफ्ट की सरकार गई थी। और उसका बड़ा कारण यह था क्योंकि जमीन के ऊपर सिंगूर और नंदीग्राम का एक आंदोलन चला था जिसको ममता बनर्जी ने लीड किया था, और उसकी वजह से वो सरकार गई थी। क्या पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने वहां किसी तरीके का कोई ऐसा जमीनी आंदोलन लीड किया? बिल्कुल नहीं किया। दूसरी बात, वहां पे जो 2 तबके हैं, सबसे बड़ा तबका जो है वो मुस्लिम तबका है, दूसरा महिलाएं। ये दोनों सॉलिड तरीके से ममता बनर्जी के साथ हैं। ऐसा 2021 का सीएसडीएस का सर्वे कहता है, जहां महिलाओं ने पिछली बार 50% बीजेपी को वोट, टीएमसी को वोट किया था, और 37% सिर्फ बीजेपी को वोट किया था। और ये तब हुआ था जब 2021 के बाद ममता बनर्जी ने स्पेशल तरीके से जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की, चाहे वो कन्याश्री कार्यक्रम हो, चाहे वो रूपाश्री कार्यक्रम हो, या फिर लक्ष्मी भंडार कार्यक्रम हो। और 2021 में उन्होंने ये कार्यक्रम लागू नहीं किया, तब उनको 50% वोट मिला था। आज उनके खातों में 1500 रुपए, 1700 रुपए जा रहे हैं। तो ये महिलाएं क्यों ममता बनर्जी को वोट नहीं करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता। तीसरी बात क्या है कि वहां मुस्लिम तबका जो 27-28% है वो पूरी मजबूती के साथ है। पिछली बार 75% वोट उसने दिया था टीएमसी को, इस बार वो संख्या बढ़ने वाली है। चौथी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां हराएगी तो जो हिंदू वोटर है, जो पुरुष हिंदू वोटर है, वो हराएगा। क्योंकि अगर उसको कम से कम 70% पुरुष का अगर हिंदू वोटर पूरी तरीके से अगर बीजेपी के साथ जाएगा तभी हार सकते। महिलाएं उतनी मजबूती के साथ नहीं जा रही। वो जो पोलराइजेशन है वो कम से कम हिंदू वोटरों में मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर जीतना होगा तो उसको महिलाओं में सब्सटैंशियल तरीके से अपना वोट बढ़ाना पड़ेगा, जो कम से कम मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। मुसलमानों में संख्या बढ़ती जा रही है और हिंदू वोटर जो है उसमें कम से कम उतना पोलराइजेशन नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों ने भाई आर्ग्यूमेंटेटिवली, क्योंकि थोड़ा पॉलिटिक्स में भी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है आशुतोष जी, इसलिए सबने पॉइंट्स के साथ बात की। कि आप में से कोई ऐसा है जो अपना गमछा बदलना चाहता है? अक्सर हमने देखा है कि जैसे एक उठता है तो 2-3 लोग उठते हैं। आप तीनों को बदलना है, ठीक है, उठिए, बदलिए, गमछा लीजिए, लाल या सफेद जो भी लेना है तो आप लेके उधर जा सकते हैं। और इधर वाले जिनको बदलना है वो अपना लेकर वापस। अच्छा, एक शांति प्रिय पुरुष जागा है अंदर से, विश्व शांति के तुम ही वो है। भाई दोनों तरफ से जबरदस्त बदलाव है। एक सफेद गमछा भी बदलने जा रहा है, वो रेड की तरफ जा रही हैं। इधर भाई बड़े सारे शांति के दूत बन गए हैं। अब इधर लाल वाले कितने हैं जिन्होंने शांति मतलब सफेद रंग ले लिया है?
2 3, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, 1 2 3, हाथ उठाइए। अब देखिए उठी, नीचे गई, कुर्सी गई। गजब खेल है मतलब दुनिया में। कितने लोग हैं जिन्होंने बदल कर सफेद गमछा लिया? हाथ उठाइए। सफेद गमछा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के आसपास। तो 5-5 मुझे लगता है डिवाइडेड है ना? तो अभी दोनों टीम इस मामले में ये है। लाल गमछा कितनों ने नीले से लिया? लाल गमछा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। भाई खुश हो जाओ तुम लोग, तुम्हारी टीम में आए हैं। कितने लोगों ने नीला गमछा लिया बदलकर? नीला गमछा कितनों ने लिया बदलकर? बदला आपने? 1 3 और कोई हाथ उठाइए। तो थोड़ी 3 ही लोग। तो टीम मानव जायसवाल को थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। कोई सवाल जजेस का इन दोनों से? जजेस का कोई सवाल किसे आपका है? नहीं, आशुतोष और रजत दोनों भार दे के एम्फसिस के साथ एसआईआर पे कुछ क्यों नहीं बोले, जो सबसे पहले आपकी ओपनिंग होनी चाहिए थी। दोनों के लिए मैं कहना चाहती हूँ। शीला जी, मुझे ऐसा लगता है अगर आप एसआईआर का जो एक राक्षस बनाया गया है, थोड़ा भी एनालिसिस आप करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो 34% मुसलमानों का एसआईआर में नाम हटा है और करीब करीब 66% हिंदुओं का भी कटा है। और हिंदुओं में भी किस कम्युनिटी का कटा है? मटुआ कम्युनिटी का, ट्राइबल्स कम्युनिटी का भी कटा है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कथाकथित वोट बैंक है उनका भी वोट कटा है। और जो रेशियो है वो लगभग, जो पॉपुलेशन है हिंदू बनाम मुस्लिम की, लगभग उसी रेशियो में कटा है। मैं एसआईआर विषय को जिस तरह से भ्रामक रूप से जनता के सामने फैलाया गया है कि चुन चुन के मुसलमानों का नाम काटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्यों ऐसा किया गया? आप इसके पीछे का षड्यंत्र देखिए। आपको लगता है इससे भाजपा का नुकसान होगा? एसआईआर मैं मानता हूं मैं मुस्लिम पूछ रही वोट कॉन्सेंट्रेटेड पॉकेट से, अगर मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद में 30 लाख मुसलमान है, आप 5 लाख मुसलमान काट दीजिए तो भी 25 लाख मुसलमान बचेंगे। उसमें दीदी का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान इसमें एसआईआर में अगर होगा भी थोड़ा बहुत तो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा, और कुछ पॉकेट्स इधर उधर भवानीपुर इधर वगैरह में हो सकता है। बट इतना लंबा एजेंडा नहीं बनाना चाहिए एसआईआर का। गलत है। एसआईआर के बारे में जब आप बात करते हैं तो आप एक कॉन्स्पिरेसी थियरी में चलते हैं कि दरअसल एसआईआर इसलिए कराया गया क्योंकि जो ममता बनर्जी के वोट हैं उनको काटे जाए। ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी। मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी में उतना यकीन नहीं करता हूं। मेरे लिए बड़ा मुद्दा यह है कि इस देश के अंदर क्या ऐसा भी दिन आ सकता है जब सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि अगर आप इस बार वोट नहीं दे सकते तो मत दीजिए, अगले बार दीजिएगा आप वोट। क्या यह संभव है किसी लोकतंत्र के अंदर? सुप्रीम कोर्ट को एक एक वोटर, जो लेजिटिमेट वोटर है, उसके अधिकार की रक्षा करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रक्षा नहीं की। मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का प्रश्न यह कि 27 लाख लोगों के वोट कटे हैं और वो भी इलेक्शन कमीशन ने अपने नियम को बदला है, जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी यह है कि आपने 2002 का नियम दिया था कि उसमें अगर किसी का नाम आएगा तो उसको कोई नया डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपने ये नियम बिहार में लागू नहीं किया, आपने ये नियम बंगाल में लागू किया। क्यों? और 27 लाख लोग, मतलब आपने उनको पनिश कर दिया। लोकतंत्र के अंदर एक एक आदमी का अधिकार है चुनाव में हिस्सा लेना, उसके वोटिंग राइट्स की रक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फेल हुआ है अपने अधिकारों के संरक्षण में। उसको हर उस आदमी के साथ होना चाहिए जो लेजिटिमेट वोटर है। यह मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है।